तो जैसा कि प्रॉमिस था आपके साथ कि जो भी टैग्स पढ़ेंगे कोशिश करेंगे उनका कुछ प्रैक्टिकल करके देखें, कोई ऑब्जेक्ट बेस्ड काम करें, ताकि सिर्फ टैग्स ही नहीं पता हों बल्कि वो टैग्स कहाँ और क्यों इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको पता चले। एक टेम्पलेट मैंने आपके सामने खोला हुआ, इसमें देखिएगा एक मेन्यू बनी हुई है। वैसे तो ये जावास्क्रिप्ट के इफेक्ट लगे हुए हैं और अभी तक हम जावास्क्रिप्ट पे नहीं पहुँचे, इसलिए थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, लेकिन बहरहाल ये एक मेन्यू है जिस पे हाइपरलिंक बन रहा है और जहाँ जहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे वो मेन्यू जो है वो एज इट इज़ आपके सामने ओपन होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी से मिलती जुलती एक छोटी सी हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल मेन्यू बोलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे एक छोटी सी हॉरिजेंटल मेन्यू बनाएं। हस्बे मामूल एक छोटा सा टेम्पलेट, इसमें नया कुछ नहीं है, जस्ट ये कि उसका टाइटल हॉरिजेंटल मेन्यू दे दिया गया। स्टाइल का टैग है हेड के अंदर, लेकिन अभी उसमें कुछ लिखा नहीं है, खाली है। और बॉडी के अंदर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट का टैग दिया और इस अनऑर्डर लिस्ट के टैग में 4-5 लिस्ट आइटम्स के टैग दिए। अगर आप ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट का वीडियो लेक्चर नहीं देख सके तो सेकंड वीडियो लेक्चर नंबर 2 जो है वो निकाल के देख लें, उसमें आपको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का टैग मिल जाएगा। तो इसमें एक अनऑर्डर लिस्ट लिखा है और इसमें कुछ लिस्ट आइटम्स लिखी हैं। तो इसका रिजल्ट स्क्रीन पे क्या है वो आपके सामने है। होम है, प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी है, प्राइसेस हैं, अबाउट अस है और कॉन्टैक्ट अस है। लेकिन इसको मेन्यू की शक्ल देने के लिए इस पे एंकर का टैग लगाना पड़ेगा। तो एंकर का टैग एच रेफरेंस इज़ इक्वल टू, अब इसको आप एम्पटी भी छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें आप हैश टैग भी दे सकते हैं, सब टू यू, जैसा आपका दिल करे। और उसके बाद आपने इस एंकर के टैग को बंद कर लेना है। अब यही टैग जो है ये मुझे सबके साथ दे लेने चाहिए। तो यही एंकर का टैग जो है ये मैंने सारे लिस्ट आइटम के टैग्स के साथ दे दिया। इसको रिफ़्रेश करके देखें, अब ये देखें सबके साथ हाइपरलिंक जो है बन गया। तो ये मेन्यू जो है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी, एक इसका HTML पार्ट होगा और एक इसका CSS पार्ट होगा। HTML पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया कि आपने एक अनऑर्डर लिस्ट लिखी, उसमें आपने कुछ लिस्ट आइटम्स लिखी और उनके साथ एंकर का टैग लगा दिया ताकि ये एक मेन्यू की शक्ल इख्तियार कर जाए। अब चलते हैं इसके CSS पार्ट की तरफ। अब जो हमने अभी क्लास और आईडी देखी, ये सारी मेन्यू क्लास के और आईडी की मदद से मिलकर बनेगी। अज्यूम दैट मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है नैव। नैव इज़ द एब्रीवेशन ऑफ नेविगेशन या नेविगेटर। मोस्टली लोग इसको नैव या नैव बार, आप जब इंशाल्लाह यहाँ से आगे अगले मराहिल में जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो आप देखेंगे मुख्तलिफ़ लोगों के टेम्पलेट बने हुए देखेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों ने उसको नैव या नैव बार के नाम से बनाया हुआ है। मैंने एक क्लास बनाई है नैव। मेरा टारगेट ये है कि ये जो डॉट लग रहे हैं, क्योंकि ये डॉट क्यों लग रहे हैं, ये अनऑर्डर लिस्ट की वजह से लग रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 होता। तो ये जो डॉट लग रहे हैं, मेरा सबसे पहला टास्क ये है कि डॉट ख़त्म करना है। यहाँ पे हम CSS की एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल, और इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो होगी नन। अब आपको पता है कि ये जो डॉट लग रहे हैं यूएल की वजह से हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन, और ये कौन लगा रहा है, यूएल लगा रहा है। तो हम ये करेंगे कि इसको उस क्लास से बिलोंग करवा देंगे जिसका नाम हम वहाँ पे नैव रख के आए हैं, दिस वन। और जब इसने इस क्लास को अडॉप्ट कर लिया तो आप ज़रा गौर करें कि ये जो डॉट्स थे यूएल की या ओएल की वजह से 1 2 3 था, ये नैव के क्लास की वजह से ख़त्म हो गई। तो एक क्लास बनाई नैव और इसमें एक CSS की प्रॉपर्टी दी है लिस्ट स्टाइल टाइप नन। अच्छा जी, अब ये लिस्ट आइटम का काम ये है कि हर लिस्ट आइटम एक नई लाइन में शुरू होगी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये तमाम के तमाम टेक्स्ट जो है ये एक ही लाइन में नज़र आए। उसके लिए पहले तो हम इस नैव की क्लास को कॉल करेंगे। अब याद रखिएगा ये यूएल जो है ये पेरेंट टैग है, LI जो है ये इसका चाइल्ड टैग है। इसी तरीके से जिस नैव क्लास को पेरेंट क्लास ने इस्तेमाल किया, हम इसी के चाइल्ड की बात करेंगे। तो ये पेरेंट क्लास कहलाएगी और ये चाइल्ड क्लास कहलाएगी कि ये जो नैव है इसमें LI लगी हुई हैं। तो ये LI मौजूद हैं। क्या करना चाहते हो LI को, मैं इनको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। कैसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं इसको इन लाइन, एक ही लाइन में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो ये ज़रा गौर कीजिएगा कि ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो एक ही लाइन में चला गया। तीसरा काम ये करना है कि एंकर का टैग लगाने की वजह से इसके नीचे अंडरलाइन लग रही है, और फ़र्ज़ करें कि मुझे ये अंडरलाइन नहीं चाहिए। इस काम के लिए क्या करूँगा, इस काम के लिए मैं दोबारा नैव में जाऊँगा और ये अंडरलाइन कौन लगा रहा है, ये एंकर का टैग लगा रहा है।
तो नैव में जाऊंगा और नैव में जाने के बाद मैं एंकर में जाऊंगा, और यानी इससे मुराद ये है कि वही पेरेंट जिसने नैव की क्लास इस्तेमाल की उसके आगे अगर एंकर का कोई इफेक्ट आ रहा है तो मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? इसके लिए हम लगाना चाहते हैं, इसके लिए हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि उसने टेक्स्ट को डेकोरेट किया हुआ है, कि टेक्स्ट को अंडरलाइन किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन करता हूँ तो ये उस टेक्स्ट के नीचे से अंडरलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हालांकि मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि इसका कलर जो है वो ब्लू होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि जिस चीज़ के साथ एंकर का टैग लगता है उसका कलर ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाता है। अब मैं इसी एंकर के टैग में उसे कहता हूँ कि मुझे इसका जो कलर है अज्यूम दैट वो येलो करना है, और दूसरा काम मुझे इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैंने इसकी बैकग्राउंड को ब्लैक कर देना है। ये ला, अब ये देखिएगा कि इसके टेक्स्ट का कलर जो है वो येलो हो जाएगा और इसकी बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद अब ये जो बैकग्राउंड छोड़ी जा रही है ये टेक्स्ट के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है, तो इसके लिए एक टैग हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पैडिंग। अब सपोज़ मैंने ये पैडिंग जो है ये 10 पिक्सल कर दिया, ये तो ये देखें, अब मैंने इसको जूम किया हुआ, ज़रा थोड़ा सा जूम आउट कर लें तो ये देखें कि ये पैडिंग जो है, पैडिंग से मुराद ये होती है इस टेक्स्ट के दाएं बाएं ऊपर नीचे से जगह जो है वो छोड़ दी जाए। तो मैंने इसको पैडिंग 10 पिक्सल कर लिया, और उसके बाद एक काम और कर लें कि इसको बॉर्डर लगा दें। बॉर्डर कहाँ लगाना है? इसको बॉर्डर लगाएंगे, एक तो 2 पिक्सल का बॉर्डर लगाएं और एक बॉर्डर लगाएंगे सॉलिड का, और एक हम बॉर्डर का कलर भी येलो कर देंगे क्योंकि हमारे टेक्स्ट का कलर भी येलो है। अब याद रखिएगा इसके चारों तरफ बॉर्डर लगेगा, लेकिन मेरा प्रोग्राम इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाने का नहीं है, तो बॉर्डर के साथ बॉर्डर राइट भी लगाया जा सकता है। तो इसको सेव करें और इसको रिफ़्रेश करके देखें तो ये एक खूबसूरत सा टेक्स्ट जो है ये आपके पास आ गया। और अगर ऐसा ना कहें तो टॉप बॉटम आपने 10 पिक्सल कर लिया और लेफ़्ट राइट जो है वो आप 15 पिक्सल कर लेंगे। ये ले जी, ये आपकी मेन्यू जो है ये बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गई। लेकिन ये मेन्यू बड़ी रूखी सी और बेरौनक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये मेन्यू थोड़ी रिस्पॉन्सिव बन जाए, यानी जब मेरा कर्सर इसके ऊपर आए तो ये थोड़ा सा रिएक्ट करे, तो रिएक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इसके साथ एक और क्लास जो है वो बनाएंगे, नैव एंकर कॉलम साइन होवर। नैव से मुराद ये है कि वही जिस पेरेंट क्लास ने इसको अडॉप्ट किया, ए से मुराद है कि जिस पे एंकर लगा हुआ है, यानी इन सब पे एंकर लगा हुआ है, और होवर से मुराद ये है कि जब मेरा कर्सर इसके ऊपर आता है तो ये क्या रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए आप 2 काम करें। पहला काम तो ये करें कि यहाँ से बेशक यही कलर ही कॉपी कर लें, इसको रिवर्स कर दें, यानी इसको ब्लैक कर दें और इसको आप येलो कर दें। पहले ये था कि टेक्स्ट का कलर येलो था और बैकग्राउंड ब्लैक थी, लेकिन जब कर्सर ऊपर आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा और बैकग्राउंड जो है आपकी येलो हो जाएगी। ये लें, अब इसको रिफ़्रेश करके देखें, अब ये देखें कि ये रिवर्स हो गया, कि जैसे ही टेक्स्ट येलो था बैकग्राउंड ब्लैक थी, लेकिन जैसे ही आपका कर्सर होवर करता है तो ये टेक्स्ट जो है वो ब्लैक हो जाएगा और बैकग्राउंड जो है वो येलो हो जाएगी। और भी अगर इसमें आपको थोड़ा सा एडवांसमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अज्यूम दैट कि मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेता हूँ, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैंने तकरीबन कोई 40 पिक्सल कर दिया। तो इसमें भी देखें ये एक मेजर डिफरेंस आपका बनेगा कि अब जैसे ही कर लेकिन नहीं, 40 जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप इसको अज्यूम दैट पे तकरीबन 25 पिक्सल आप कर लेते हैं, और इसका आप इसको और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम मेन्यू के सेक्शन में जाएंगे तो इसको मज़ीद देखेंगे, क्योंकि अभी हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरफ भी आना है और अभी जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ना है, तो ये मेन्यू जो है ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। तो ये है जी आपके क्लास का एक बेहतरीन इस्तेमाल, कि क्लास की मदद से आप मेन्यू जो है उसको कैसे बना सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ पे और फोकस करते जाइएगा, और वो चीज़ है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, या इसको हम लोग पाथ डिस्कस करेंगे। पाथ के तौर पे याद रखिएगा पाथ 2 तरीक़ों से दिया जा सकता है। एक रिलेटिव पाथ होगा, रिलेटिव पाथ से ही मुराद ये है, आप ये डेस्कटॉप पे अगर गौर करें तो ये मेरी सोर्स फाइल है, ये मेरा इमेज है और ये मेरी CSS फाइल है। रिज़ल्ट आप इसका देख रहे हैं कि एक टेक्स्ट H1 रेड कलर में लिखा जा रहा है और एक इमेज है। और अगर आप इसका सोर्स कोड देखें तो ये देखें, ये वाली जो स्टाइल शीट है दिस वन,
ये स्टाइल शीट जो है ये लिंक के थ्रू इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दी है, सो दैट्स वाई इस H1 का कलर जो है रिजल्ट में आपको रेड नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये इमेज जिसका नाम mountain.jpg है ये भी मैंने साथ ही अटैच कर दिया है। तो ये तीनों फाइल एक ही फोल्डर में पड़ी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डेस्कटॉप जो है स्क्रीन का, जो सिस्टम का डेस्कटॉप होता है वो भी एक फ़ोल्डर ही होता है। तो ये तीनों फाइल्स जो हैं ये डेस्कटॉप पे पड़ी हैं, इसलिए इनका रिजल्ट जो है वो नज़र आ रहा है। और ये तरीकाकार जो है ये आपका रिलेटिव पाथ कहलाएगा, यानी ये रिलेटिव हैं, एक ही जगह पड़ी है। लेकिन इस तरीके से काम किया नहीं जाता, काम किया जाता है एब्सोल्यूट पाथ के ज़रिए। एब्सोल्यूट पाथ से मुराद ये होती है कि तमाम की तमाम फाइल्स अपने रेलेवेंट फोल्डर्स में होती हैं। पहली बात ये है कि हम यहाँ स्क्रीन पे अब अज्यूम दैट कि हमको 200-300 फाइल्स का मिक्सचर बनाएंगे, तो स्क्रीन के ऊपर इतना जंजाल, पूरा इतना खलारा बन जाएगा कि वो हमसे कंट्रोल नहीं होगा। तो इसके लिए तरीकाकार हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। अज्यूम दैट कि मैं इस फोल्डर का नाम कर देता हूँ प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है और ये तीनों फाइल्स जो हैं ये इस प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में पड़ी हैं। ये मेरी स्क्रीन भी साफ़ होगी। और दूसरी बात ये है कि फाइल्स हम ऐसे नहीं रखेंगे। सबसे पहला काम, हमें एक CSS का फ़ोल्डर बनाना होगा, और नाम से ज़ाहिर है कि CSS की फ़ाइल्स एक हों या ज़्यादा हों वो आपकी CSS के फ़ोल्डर में चली जाएंगी। एंड देन आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा इमेजेस के नाम से, और जितने भी आपके सिस्टम में या आपके प्रोजेक्ट के लिए जो इमेजेस होंगे वो आपके इमेज के फ़ोल्डर में चले जाएंगे। इसी तरीके से और बहुत सारे फ़ोल्डर्स हो सकते हैं। आगे चल के हमने शुरू कर रही हैं बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप में आपका फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर हो सकता है। और इसी तरीके से हम आगे जाएंगे तो हमारे पास जो है वो JS यानी जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर हो सकते हैं। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो आपकी मेन फ़ाइल है, इस फाइल को यूजुअली आमतौर पर, बल्कि आमतौर पे क्या लाजमन, जो मेन फाइल है आपकी, इसको आप इंडेक्स का नाम देते हैं। इस वक्त चूँकि हम HTML में काम कर रहे हैं, इसलिए इस फाइल की एक्सटेंशन जो है वो index.html है। गए वक्तों में इसका नाम home.html भी रखा जाता था, लेकिन अब सिर्फ index.html रखा जाता है। आगे चल के जब हम डायनामिक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसी फाइल का नाम index.php भी हो जाएगा और इसकी थोड़ी सी शक्ल भी चेंज हो जाएगी। तो अगर आपका प्रोजेक्ट 10, 15, 20, 25, 50 फाइल्स पर मुश्तमिल है, तो जो फाइल आपकी मेन होगी उसका नाम आप इंडेक्स रखेंगे। अगर आप सिस्टम में इंस्टॉलेशन का कॉन्सेप्ट रखते हैं तो आप जानते हैं कि आपकी कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग एप्लीकेशन फाइल्स कहते हैं, कि जिन पे डबल क्लिक करने से आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर वगैरह की इंस्टॉलेशन होती है। तो ये समझ लें कि आपकी index.html जो है ये आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल है। इसका काम ये होगा कि जैसे ही आपका ये फ़ोल्डर वेब पे या होस्टिंग पे एक्सेस किया जाएगा तो जिस फाइल का नाम index.html होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि देखिएगा, जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ना तो इस टेक्स्ट के साथ कलर आ रहा है और ना यहाँ पे इमेज आ रहा है। लेट्स सपोज मैंने इस फाइल के साथ आल्ट का टैग भी दे दिया है, बट अब हो ये रहा है कि जब मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ तो ये इमेज दिखाने की बजाय उसकी जगह पे अल्टरनेटिव टैग जो है वो दिखा रहा है। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि पहले ये सारा डाटा जो था वो रिलेटिव पाथ पे पड़ा था, यानी तमाम फाइलें एक ही जगह पड़ी थी। लेकिन अब ये एब्सोल्यूट पाथ बन चुका है। इमेज के लिए मुझे इमेजेस के फ़ोल्डर में जाना होगा और CSS को इस्तेमाल करने के लिए मुझे CSS के फ़ोल्डर में जाना होगा। तो इसकी कोडिंग अब कुछ ऐसे होगी कि जब आप इमेज लगाएंगे तो इमेज में सोर्स से पहले आप इमेजेस का फ़ोल्डर लगाएंगे, और ये देखें जब से ही आप इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अब ये इमेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और सो ऑन आप जब CSS अटैच करेंगे, अब चूँकि स्टाइल शीट जो है वो इसके साथ एब्सोल्यूट पाथ पे नहीं पड़ी। एक दफ़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैं इस फाइल को कट करके यहाँ पे इसके साथ पेस्ट करता हूँ। अब ये इसका रिलेटिव पाथ है, तो रिलेटिव पाथ की वजह से ये देखिएगा कि ये H1 का कलर जो है वो रेड हो गया। लेकिन जैसे ही ये स्टाइल शीट जो है ये CSS के फ़ोल्डर में चली जाती है, अब ये अपना काम करना बंद कर देगी। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हमने जहाँ पे स्टाइल शीट लगाई है इससे पहले हम लोग CSS का फ़ोल्डर मेंशन करेंगे और फिर style.css का नाम देंगे। अब ये देखिएगा रिफ़्रेश करके कि ये फिर से रेड हो गया। तो ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है कि CSS जो है वो अपने फ़ोल्डर में होगा, इमेजेस तमाम के तमाम जो हैं वो इमेजेस के या अपलोड के फ़ोल्डर में होंगी। अगर आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए JS का फ़ोल्डर होगा। अगर आप कोई फ़ॉन्ट्स वगैरह एडिशनली इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर होगा। और इसी तरीके से फ़ोल्डर बढ़ते जाएंगे। जो मेजर फाइल होगी उसका नाम इंडेक्स होगा और जो बाकी फाइल्स होंगी वो किसी भी नाम से हो सकती हैं। तो याद रखिएगा कि आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम इसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पर काम करेंगे।